जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, धातु तथा अधातु। तो ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे धातु तथा अधातु के बारे में। तो थोड़ा पहले इसके बारे में जान लेते हैं, धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, फिर इसके बाद चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हमारी पृथ्वी में अब तक जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या 118 है। तो टोटल जितने तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 118, जिनमें से 91 धातु हैं, मेटल हैं। 91 क्या है? धातु, मेटल। 7 उपधातु हैं। 7 क्या हैं? उपधातु। अब बचे कितने? 20। तो 20 क्या हैं? अधातु। तो 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं हैं और 7 क्या हैं बच्चों? उपधातुएं। तो धातु, उपधातु, ये तो धातु अधातु तो सुना होगा, हो सकता है उपधातु नहीं जानते हो आप। तो जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। सबसे ज्यादा फेमस उपधातु जो है वो एक आर्सेनिक है और दूसरी क्या है? एंटीमनी। ठीक, एक आर्सेनिक है और दूसरी क्या है? एंटीमनी। एक आर्सेनिक और दूसरी एंटीमनी, इनको याद रखेंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों क्या हैं? उपधातुएं। कितनी होती हैं? 7। ठीक है। अधातु क्या होते हैं? जितनी भी गैसें हैं सब किस में आती हैं? अधातुओं में। धातुएं आप जान गए। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है, कभी कभी लगता है पीरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में जो पहला कॉलम है HLINAKRBCSFR, ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन को छोड़कर जितनी ये हैं ये क्या हैं? क्षारीय धातुएं। इसमें जितनी रखी हैं इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये क्या है? क्षारीय धातुएं। ये क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं। ये एल्कोली मेटल हैं, ये एल्कोली अर्थ मेटल हैं। तो क्या इनको याद करना पड़ेगा? नहीं, बस ये याद रखिए ये धातुएं हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं सोना, एयू, एजी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी सारी क्या हैं? धातुएं हैं। ये भी सारी क्या हैं? धातुएं। तो ये समझ गए धातुएं क्या होती हैं। अब जैसे मैं बोलूं ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? गैस में, यानी ये क्या हो गया? अधातु। ऑक्सीजन क्या हो गया? अधातु। फ्लोरीन क्या हो गया? अधातु। तो ये गैसें किस में आएंगी? अधातु में। धातु में जान गए। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इनको पीटने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो ये किसके लक्षण हैं? धातुओं के लक्षण है। किसके लक्षण हैं? धातुओं के। अब इनमें कोई चमक नहीं होती। अच्छा, धातु में तन्यता और आघात वर्धनेता का गुण पाया जाता है। अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, और एक बात जानते हैं, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? सबसे हल्का तत्व तो देखा होगा हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 1.008 होता है। ये ऐसे लिखा होता है। ये जो लिखा है ये परमाणु क्रमांक है। नीचे जो लिखा है परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो लिखा है ये क्या है? परमाणु भार। तो इसका वजन होता है 1.008। तो सबसे कम परमाणु का वजन किसके है? हाइड्रोजन के। तो इसका परमाणु भार 1.008 है, इसलिए यह सबसे हल्का तत्व है। अगर पूछा जाए सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, तो ये बच्चों होती है लिथियम, Li, लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ये होती है ऑस्मियम। क्या होती है बच्चों? ऑस्मियम। ठीक है।
तो यह याद रखना, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। द्रव अधातु, द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु, तो इसको बोलते हैं बच्चों ब्रोमीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमीन। याद रहेगा ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अब द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु, द्रव धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती है, द्रव धातु, तो ये होती है पारा, मरकरी, Hg। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे हम एक एक बात बताते रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? धातु तथा अधातु। क्या? धातु तथा अधातु। ठीक है, हम लोग चैप्टर 10 में धातु तथा अधातु के बारे में जानेंगे। ये हमें कैसे प्राप्त होती हैं, ये प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाते हैं या किसी के साथ संयुक्त रूप में पाई जाते हैं। मुक्त रूप में कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं और संयुक्त रूप में कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं। जो संयुक्त रूप में पाई जाती हैं उनसे हम धातुएं कैसे प्राप्त करते हैं, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, अयस्क का सांद्रण क्या होता है, इसमें परावर्तनी भट्ठी कौन सी होती है, वात्या भट्ठी कौन सी होती है, तो सब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां से हमारे चैप्टर की होती है शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? धातुएं। धातुएं वे तत्व हैं जिनसे ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातु कैसे तत्व हैं? धातु ऐसे तत्व हैं जिनमें जिनसे ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी अगर ये धातु है तो अगर इनके सिरों पर तार जोड़ दिए जाएं और इन पे धारा प्रवाहित की जाए तो इनके बीच धारा का प्रवाह होगा। तो धातुएं क्या होती? धातुएं वे तत्व हैं जिनसे ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती तथा ये आघातवर्धनित और तन्य होते हैं। आघातवर्धनित धातुओं को पीटकर हम चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। और धातुओं को पीटकर अगर तार बना दें तो उसे बोलते हैं तन्यता। इस जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, जस्ता, टिन, लेड, पारा और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, ये सारी क्या हैं? धातुएं हैं। ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन या इसी को बोलते हैं कैटायन बनाती हैं। वास्तव में धातुएं धन विद्युतीय तत्व कहे जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन यानी कैटायन बनाते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम। फिर से सुनिए, अब ये जो बातें लिखी हैं एक एक करके समझिए। इसमें लिखा है कि धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन। इसका मतलब है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी इसने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो ये क्या बना दिए? धनायन। इस बात को समझिए।
देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम की, किसकी, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। थोड़ा टाइम लेंगे इसमें, लेकिन एक एक बात समझ में आ जाएगी। देखो, 11 परमाणु क्रमांक होता है। अगर बोर के परमाणु मॉडल को पता हो आपको, तो ये होता है 2, 8, 18 और 32। सबसे पहले वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। दूसरे वाले में कितने हो सकते हैं, 8। तीसरे वाले में कितने हो सकते हैं, चौथे वाले में कितने हो सकते हैं, 32। यही बताया था किसने, बोर ने। अब ये तो हमें पता है कि इसमें कितने कितने हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32। आगे की जो कक्षाएं होंगी उनमें हम पढ़ेंगे आप बाहु का नियम, तब उनके अनुसार इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे। अब ये बताओ तुम्हारे पास हैं कितने, 11। परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। जितना परमाणु क्रमांक होता है, ये फार्मूला याद रखिए, Z बराबर E बराबर P। Z क्या है, परमाणु क्रमांक, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, P क्या है, प्रोटॉन। यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो सकती है। तो यहां बताओ, अगर 11 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। तो सबसे पहले वाले कक्षक में हमने कितने भर दिए, 2। कितने भर दिए, 2। अगले वाले कक्षक में कितने भरेंगे, 8। 2 और 8 भर गए, कितने भर दिए हमने। अगला वाला बोल रहा है भाई हमें 18 चाहिए, कितने चाहिए, 18। तो हम तब दे पाएंगे जब हमारे पास 18 चीजें होंगी। अब हमने 11 चीजें थी, 8, 2, 10 खर्चा कर दी, तो कितनी बची, 1। तो हम बोलेंगे 18 भाई हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कितनी है, 1। तो ये ले लो। अब जितने भी तत्व होते हैं वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं अष्टक नियम पूरा करने के लिए। यानी इनके लास्ट वाले ऑर्बिट में, लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अगर, और ये भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा कोई दानी हो सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3। 3 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब इस भाई साहब के पास लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो ये कह रहा है कि 1 ये ले जाओ। 1 ले जाओगे तो हमारे पास बचेंगे 10, यानी हमारे लास्ट वाली कक्षक में अब कितने हो जाएंगे, 8। तो हम स्थायी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थायी। तो ये सभी तत्व तो अपने लास्ट वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहते हैं, स्थायी होने के लिए। अपने जीवन में भी सबको यही चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। आप लोग भी चाहते हैं कि थोड़े दिन बाद नौकरी लग जाए, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे लाइफ में, स्टेबल। तो ये तत्व भी उसी तरह है कि अगर लास्ट वाली कक्षक में इनके 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये कहते हैं निकाल ले जाओ। कौन कौन हुए, 1, 2 और 3। अगर लास्ट वाली कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3, तो ये सोचते हैं दान कर दें इनको। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 हैं, तो ये 8 हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, 8 ही होने चाहिए। लेकिन अगर 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो ये दूसरे से लेना चाहेंगे, क्योंकि बताया है 3 से ज्यादा दान नहीं किए जा सकते। तो ना तो 3 से ज्यादा ले सकते हैं, ना 3 से ज्यादा। तो देखो इसके पास क्या है, इसके पास है 2, 8, 1। तो ये किसी से लेना चाहेगा। अगर लेना चाहे तो इसे कितने की जरूरत पड़ेगी, लास्ट में 1 है, अभी इसको कितने चाहिए, 8 पूरा करने के लिए। तो क्या 7 इसे कोई दे सकता है, नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकता है, 3। तो ये बोलेगा भाई मेरा काम तो नहीं होगा लेने से, ऐसा करो मेरे वाले से ही तुम 1 ले जाओ। तो इसके 2 हो जाएंगे और लास्ट में कितने हो जाएंगे, 8। अब इनके साथ वो बैठेंगे जिनको 1 की जरूरत है। 1 की जरूरत किसको है, जिसके लास्ट वाले में कितने हो, 7। जिसके लास्ट वाले में कितने हो,
जैसे हमारे क्लोरीन भाई साहब, कौन है? क्लोरीन। इनके बताओ कितने होंगे? 2 8 7, 2 8 10, 10 और 7 17। अब ये क्या कहेंगे? ये दान करेंगे क्या साथ? ना, ये दान नहीं करेंगे, ये बोलेंगे मुझे एक दे दो। तो ये एक लेंगे और ये एक देंगे। अब मान लो इन्होंने एक दे दिया, तो क्या इनके लास्ट वाली कक्षक में 8 हो गए? देखो लास्ट वाली कक्षक में कितने हो गए? 8। इन्होंने एक ले लिया तो इनके भी हो गए 8, तो ये हो जाएगा 2 8। अब इनकी भी जिंदगी में मौज है, इनके भी जिंदगी में मौज है। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इनके भी लास्ट ऑर्बिट में, यानी इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब जो लेगा, इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया है, तो ये कैसे आदमी हो गए? भिखमंगे। यानी इनके ऊपर क्या लग जाता है? माइनस। और ये इन्होंने दान किया है, कितने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं? 1। तो जितने किए हो उतने ही प्लस लगा दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? Na प्लस। तो ये प्लस क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दान। इनके ऊपर माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण। अब जैसे हम बात करें Mg, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। तो इसके पहले वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे वाले में 8। तीसरे वाले में 2 और 8 10, 10 और 2। अब ये क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे कि देना चाहेंगे? देना चाहेंगे भाई। क्या करना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि लास्ट में कितने हैं? 2। अगर ये 2 को दान कर दे तो इनके वाले लास्ट वाले में फिर से कितने हो जाएंगे? 8। सब जितने भी तत्व हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। अगर इनको जरूरत पड़े लेने की तो कितने लेंगे तब 8 होंगे? 6। तो क्या 6 इनको कोई देगा? नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? 3। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे? दान। तो Mg के ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस का 2। ठीक है, Mg के ऊपर क्या लग जाएगा? प्लस का 2। और ये +2 ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, Mg प्लस प्लस 2 बार प्लस, या ऐसे। तो मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे लिखे मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है Mg+2 का? इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? दान किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? दान। अगर मैं बोलूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो जो ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2,8 बस। क्यों? अब Mg होता है 12 और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिए हैं? दान। तो अब बचे कितने हैं? 10। तो पहले वाले पे 2 और दूसरे वाले पे 8। मेरी बात कुछ समझ में आई? जिनके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1 2 और, तो ये क्या चाहेंगे? ये इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेंगे, यानी ये धन आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अरे देखो ये जो प्लस लगता है इसका मतलब क्या है? धन आयन। अच्छा, अगर इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने हुए? 5 6 और, तो ये क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे। इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? 3 की। तब क्या हो जाएंगे? 8। इसको कितने की जरूरत है? इसको कितने की जरूरत है? अगर किसी के वाले में लास्ट में 8 हैं तो भाई बोलेगा ना मुझे लेना है ना तुम्हें। जैसे नियान होता है, कौन? कितना? 10। तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2,8। क्या इसे लेने की जरूरत है? क्या इसे देने की जरूरत है? नहीं। इसके पहले से ही कितने हैं? 8। तो इनको बोलते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस। ये पूरा एक परिवार होता है जिसको बोलते हैं शून्य वर्ग, क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी होती है? 0। संयोजकता कितनी? संयोजकता निकालते कैसे हैं? अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो सीधा सीधा लिख देंगे यही संयोजकता है, 1 2 और
3, 4 हुआ तो क्या लिख देंगे 4, अगर 4 भी हुआ तो क्या लिख देंगे 4। अगर मान लो 5 हुई तो 5 नहीं होती संयोजकता, उसको 8 में क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 5 हुई तो क्या लिखेंगे 3, 6 हुए लास्ट में तो क्या लिखेंगे 2, 7 हुए तो क्या लिखेंगे, लेकिन अगर 8 हुए तो 8 में 8 घटाओ तो कितना आ गया 0। इस वर्ग के जो तत्व होते हैं उनका जल्दी से नाम देख लो एक बार, हीलियन, नियान, आर्गन, केप्ट्रॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियन, नियान, आर्गन, केप्ट्रॉन, जेनॉन और रेडॉन। आप लोगों ने वो देखा होगा एक विद्युत बल्ब जो पहले आया करता था 10 रुपए वाला, सबने लगभग देखा है, क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज करने लगे, क्या बोलते हैं इसे, एलईडी। क्यों यूज करने लगे, क्योंकि वो 100 वाट का आता था, ये 5 वाट का आता है, यानी पूरे घर में 10-15 बल्ब अगर लगा दिए तो एक हीटर की तरह बन जाएगा। और ये एक बल्ब लगाओ और चाहे 20 एलईडी लगा लो बराबर ही बिजली खाएंगे। तो हमें क्या लगा सही, एलईडी, क्योंकि बिजली खपत क्या है कम, तो बिल भी क्या आएगा कम। तो इस वजह से, और रोशनी भी इसकी क्या है आंखों के लिए आरामदायक है, उसकी रोशनी बड़ी खतरनाक थी, पीले कलर की होती थी। तो ये जो गैस है कौन सी, नियान, आर्गन, इनका यूज किया जाता है जिससे ये क्रिया ना करें, उसमें गैस भरी होती है। बल्ब में जब देखा होगा कभी फूटा होगा तो आवाज करके वो फूटता है। बल्ब अगर फूटेगा, मान लो बल्ब काफी देर से जल रहा है, उसमें थोड़ा पानी डाल दो तो फूट जाएगा तुरंत। तो उनपे कौन सी गैस भरी जाती है, जो अक्रिय गैसें होती हैं। कौन सी, अगर मान लो उसमें हमने हाइड्रोजन भर दी या ऑक्सीजन भर दी तो तुरंत क्या कर लेंगी क्रिया। ये वाली जब इनको इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है ना देना है तो ये किसी से क्रिया करेंगी क्या, नहीं, इसीलिए इनका क्या नाम है अक्रिय गैसें। क्या है ये, किसी से क्रिया। अच्छा एक और बात है, जो वायुयान के टायर होते हैं, हेलीकॉप्टर में नहीं, किसमें, वायुयान, देखा होगा जब नीचे आता है तो उसके पहिए खुल जाते हैं, फिर वो काफी दूर तक का पहियों से जाता है, और जब उड़ान भरता है तब भी पहिए बहुत दूर तक जाते हैं, फिर जैसे ऊपर उड़ने लगेगा पहिए उसके क्या चले जाते हैं अंदर। तो वायुयानों के टायरों में भी गैस कौन सी होती है अक्रिय वाली। कौन सी, अगर उनमें कोई इतनी स्पीड होती है वायुयान की, अगर और कोई गैस भरेंगे तो उनमें क्या लग जाएगी आग, इसलिए ऐसी गैस भरते हैं जिससे वो किसी से क्रिया ना करे। तो ये इनकी बातें हो गई। अब थोड़ा इसके बारे में, ये जो धनायन ऋणायन कह रहा था, यने के ऊपर क्या आया प्लस, और यने क्या होता है सोडियम। सोडियम एक क्या है धातु, सोडियम एक क्या है, तो धातु ने क्या बनाया धनायन, धातु ने क्या बनाया। और ये देखो एक दूसरा था क्लोरीन, कहां गया भाई क्लोरीन, कहां, ये क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया माइनस। क्लोरीन क्या है एक गैस है, और जितनी भी गैसें हैं सब क्या हैं अधातु, तो ये अधातु है तो क्या आ गया माइनस, और धातु के ऊपर क्या आ गया प्लस, यानी धातु क्या बनाएंगे धनायन, धातु क्या बनाएंगे, और अधातु क्या बनाएंगे ऋणायन, धातु बनाएंगे धनायन, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन दान करते हैं इस वजह से क्या बना देते हैं धनायन। अधातु क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इस वजह से क्या बना देते हैं ऋणायन। इतनी बातें समझ में आई होंगी, आगे देखो। तो धातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं धनायन। वास्तव में धातु धन विद्युतीय तत्व कहे जाते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, समझ गए क्यों त्यागते हैं, क्योंकि स्टेबल हो जाएं, स्थायी हो जाएं। इनके लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं 8। अब देखो इनके कौन से गुण, भौतिक गुण, कौन से गुण। अब एक एक बात सुनते रहना। शुद्ध अवस्था में धातुओं में चमक होती है, अगर शुद्ध सोना ले आए तो कैसे होगा चमकेगा, चांदी भी क्या होगी चमकेगी, कांपर भी क्या होगा चमकेगा। यानी जितनी धातुएं हैं इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है चमक। दूसरा
धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, किसको छोड़कर? अभी समझाया था, पारे को। पारा भी एक क्या है? धातु, लेकिन ये कैसा है? द्रव। ठीक है, बस इसको छोड़कर बाकी जितनी धातुएं हैं सब क्या हैं? ठोस। सिर्फ पारा ठोस नहीं है। अगला, धातुएं सामान्यतः आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। मतलब क्या है कि अगर धातुओं को पीटा जाएगा तो उनको चादरों के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है और तारों के रूप में भी। तो तारों के रूप में परिवर्तित करने का गुण तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? और चादरों के रूप में परिवर्तित करने गुण, क्या आप ऐसा अधातुओं के साथ कर सकते हैं? अधातुओं को पीट कर क्या बनाया जा सकता है? लकड़ी को पीट कर क्या बड़ा किया जा सकता है? नहीं, नहीं कर सकते आप भाई। नमक को क्या पीट कर आप बड़ा कर सकते हैं? चादर बना सकते हैं, उसकी तार बना सकते हैं? नमक नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ किसके साथ पॉसिबल है? यानी ये आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण किसमें पाया जाएगा? धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं तथा इनके गलनांक उच्च होते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। धातुओं के गलनांक बहुत क्या होते हैं? उच्च। जल्दी से गलेंगे नहीं। और धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। देखो होगा चिमटा, अभी आराम से सुनना, तुम्हारे घर के उदाहरण बता रहे हैं। या और कुछ ले लो, जैसे चाय पकड़ने वो क्या बोलते हैं? चाय पकड़ के बनाई जाती है जिसमें फ्राईदान जो भी बोलते हैं, उसको जब पकड़ो तो वो क्या हो जाता है? गर्म। जबकि उसमें क्या चढ़ा होता है? वो जो पकड़ने वाला वो तो नहीं होता ना, उसमें तो और कुछ होता है। जैसे अच्छा ऐसे समझ लो, वो क्या होता है? अरे दाल पकाने के लिए किसका यूज कर? कुकर। तो कुकर में पीछे साइड प्लास्टिक का लगा होता है जहां पकड़ा जाता है। क्यों? वो भी गर्म हो जाएगा, जबकि वो चढ़ा था क्या? फिर भी वो गर्म हो गया। तो मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। ऊष्मा कहीं हम और दे रहे हैं लेकिन वो पहुंच कहीं, मतलब धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। सुचालक का मतलब जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो सके। अब देखो प्लास्टिक है, जैसे कोई प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को आगे से गरमाए तो क्या पीछे आ जाएगी? नहीं आती भाई। इसीलिए तो प्लास्टिक का लगाया गया, वहां पर रबड़ का लगाया जाता है कि इसमें ऊष्मा ना आए। लकड़ी को आगे जलाएं तो क्या पीछे आ जाएगी ऊष्मा? लकड़ी को आगे जला रहे हैं, पीछे मैं पकड़ूं तो क्या उसमें गरम महसूस होगा पीछे साइड? नहीं। लेकिन अगर लोहा को हम गरम कर दें आगे तो पीछे भी अपने आप क्या हो जाएगा? गरम। तो लोहा क्या है? धातु। तो धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अच्छा, बिजली देखा होगा सुधारने वालों को, गांव में खराब हो गई, जैसे लाइट किसी के यहां ना आती हो तो खुद एक डंडा बड़ा सा लेकर बांस और खुद हलाने लगते हैं। क्या कभी लोहे से हलाते हुए देखा है? नहीं। क्यों? लोहे में करंट आ जाएगा और वो जो लकड़ी है उसमें करंट नहीं आता। तो लोहा विद्युत का क्या है? सुचालक। लकड़ी विद्युत की क्या है? कुचालक। कुचालक का मतलब जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, तो ये ऊष्मा के क्या हैं? सुचालक। धातुओं में धात्विक ध्वनि उत्पन्न होते। देखो जैसे आप स्कूल पे देखा होगा, घंटा बजाते हैं, दोनों लोहे के हैं, दोनों काहे के हैं? तो एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न करते हैं? ध्वनि। अगर इनको लोहे की जगह प्लास्टिक का कर दिया जाए, सुनाई देगा? कपड़ा लगा दिया जाए, सुनाई देगा? कपड़ा पीट रहे हैं, सुनाई देगा क्या? नहीं। तो इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? ध्वनि। तो धातुओं में धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात ठोस सतह पर टकराने से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। देखो एक तो गलनांक उच्च होते हैं, दूसरे क्या उच्च होते हैं? घनत्व। तथा तनन सामर्थ्य उच्च होती है। मतलब इनको अगर सीधा कर दिया जाए तो सीधा होने की क्षमता, जैसे सरिया है टेढ़ी हो गई, उनको सीधा कर दो तो वैसे ही रहेगी, टेढ़ी कर दो तो टेढ़ी रहेगी जब तक का उसमें बल नहीं लगाओगे। तो इनकी तनन क्षमता क्या होती है? उच्च।
ये देखो ये बात यहां लिखी है, पारे द्रव को छोड़कर सभी धातुएं क्या होते हैं, ठोस। पारा ठोस नहीं होता, पारा क्या होता है, द्रव। तो ये धातुओं के कौन से गुण हैं, भौतिक गुण। अब हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण। ये चैप्टर आपकी आगे आने वाली परीक्षाएं जो 10 पर आधारित होते हैं, जो एग्जाम देंगे आप रेलवे के, वहां पर ये बहुत काम देंगे। अभी हो सकता है इससे बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। सुनो कहानी। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्षारीय अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातुएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैसी बनाएंगी, क्षारीय अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। धातुएं जल के साथ क्रिया करके ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, लेकिन भिन्न भिन्न धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न सक्रियता रखती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं जल के साथ बहुत धीरे से क्रिया करती हैं। जैसे जो ऊपर रखी हुई हैं सक्रियता श्रेणी में, यानी कौन सी, पोटेशियम और सोडियम, ये जल के साथ बहुत तेजी से क्या करेंगी, क्रिया। सोडियम को जल में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद विस्फोट हो जाएगा उसमें। तनु अम्लों के साथ भिन्न धातुएं भिन्न ओज के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बस ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तनु अम्ल हुए, जैसे क्या, H2SO4, इसकी हमने क्रिया करवा दी किससे, जिंक से, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4, और बाहर का निकल जाएगा H2। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या कर देंगी, बाहर निकाल देंगी, और खुद का क्या बना देंगी, खुद जुड़ जाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन को हटा के सल्फेट के साथ वो खुद जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। क्या हुआ, कभी कभी ये भी नशा कर लेता है भाई। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर। आगे देखो, धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड। धातुएं क्लोरीन से क्या क्रिया करके क्या बनाएंगी। चलो आगे देखो, सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती। बहुत ही कम धातुएं होती हैं जो हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, लेकिन उच्च सक्रियता की धातुएं, जिनकी सक्रियता क्या है, उच्च, कौन कौन सी, जैसे सोडियम, पोटेशियम और के साथ गर्म करने पर हाइड्रोइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विस्थापन अपक्रिया, वे अपक्रिया जिनमें उच्च सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को इनके लवण से, विलयन से विस्थापित कर देते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो हमने कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 पर। तो ये तो वही का गुण एक लिख देना, विस्थापन अपक्रिया तो वैसे भी पहले से याद है। तो ये कौन सा गुण है, इसका कौन सा गुण है, रासायनिक गुण। दूसरा ये भी पढ़ा था तुमने, वहां पढ़ा दिया था, लेकिन अब फिर से पढ़ो, क्या, धातुओं की तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही ऊर्ध्वाधर, कैसे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे होता है, ये क्या है, और ये क्षैतिज है, ये क्या है, क्षैतिज, इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर ऊर्ध्वाधर अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखो यहां लिखा, धातुओं को ऊर्ध्वाधर कॉलम में उनकी घटती हुई का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम। घटती हुई का मतलब, अवरोही का मतलब सबसे बड़ा ऊपर, फिर उससे छोटा नीचे, फिर उससे छोटा नीचे। तो मतलब ये कैसे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो चाहे घटती हुई लिख दो या क्या लिख दो, अवरोही क्रम। तो धातुओं को ऊर्ध्वाधर कॉलम में उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने की श्रेणी धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। कुछ धातुओं की सक्रियता का घटता क्रम निम्न प्रकार है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना पेपर में, पेपर में कैसे लिखना है, ऊर्ध्वाधर, यानी सबसे ऊपर किसको रखना है, पोटेशियम को, फिर किसको रखना है, फिर किसको रखना है, कैल्शियम। ये लिखे हैं पोटेशियम, ये उल्टा कैसे हो गया भाई इसमें,
ये उल्टा लिख गया है, KNA और फिर क्या होगा Ca। ठीक है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। अच्छा ये वो वाली सक्रियता श्रेणी बड़ी वाली, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, HgAu, प्लेटिनम और Au। वैसे इतना याद नहीं करना है आप। इसके बाद ये चार याद रखें। कौन से? ये वाले चार, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये चार याद रखें, ये कभी हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित नहीं करेंगे। कौन कौन से? कॉपर, Hg का मतलब पारा या मरकरी, Ag का मतलब चांदी और Au का मतलब सोना। ये कभी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए। ये सभी हाइड्रोजन को उसकी जगह से, यही आगे यूज होगा, तो इसको ढंग से याद कर ले। ये दिख नहीं रहा क्या? ठीक, अब दिख रहा है। अब देखो किसके बारे में पढ़ेंगे? अधातुओं के। किसके? अभी हम लोग धातु के बारे में जान गए, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अधातु के बारे में। ठीक है, तो अधातुएं क्या होती हैं? अधातु वे तत्व हैं जिनसे ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और न ही आघातवर्णी तथा तन्य होती है। मतलब जस्ट उसका क्या उल्टा। धातुएं कैसी होती थी? जिसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालन होता था, सुचालक होती थी ये। इनमें आघातवर्णीयता और तन्यता का गुण होता था। अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कौन? कार्बन, ये क्या है? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। फास्फोरस क्या है? सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें हैं। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब क्या है? गैस। सब क्या है? गैस। टोटल अधातु कितनी होती हैं? शुरुआत में पढ़ाया, कितनी होती हैं? 20। टोटल धातुएं कितनी होती हैं? 91। उपधातुएं कितनी होती हैं? 7। आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलेनियम, ये सब क्या हैं? उपधातुएं। अधातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातुएं क्या बनाते थे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते थे? धन आयन। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन। वास्तव में अधातुएं ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु, और ये पूछ लू वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। अगर ये पूछा जाए पृथ्वी पर तो फिर क्या है? लगभग 21% होती है। कितनी है? 21%। नाइट्रोजन 78, 78%। कितना? 78%। ये बात आ गई समझ में? अच्छा, धातु कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है पृथ्वी में? अभी पीछे पढ़ा, एल्यूमिनियम। कौन सी? एल्यूमिनियम। अधातुओं के कौन से गुण? आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं होती। नमक चमकता है। अरे नमक बढ़िया से अगर वो क्या क्या बोलते हैं, टुर्रा वाला, वो नमक को अगर साफ कर दिया जाए तो उनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक। तो आयोडीन को छोड़कर बाकी अधातुओं में कोई चमक, तो आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में चमक। अधातुएं कैसी होती हैं? मुलायम तथा भंगुर। कितने लोग भंगुर मतलब जानते हैं? इसका गांव वाले कुकुर से कोई मतलब नहीं है। भंगुर, उसमें फर्क है। भंगुर का मतलब होता है इनको थोड़ा सा भी प्रेशर दो तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट। तो उसी को क्या बोलते हैं? भंगुर। अरे जैसे लोहा है, उसको हम काफी प्रेशर लगाएं तो वो मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हमने कार्बन ले लिया, वो देखा होगा पहले जो सेल आते थे बाजा में डालने के लिए, रेडियो पे, तो उन पे जो एक क्लिप रहती थी उसको ऐसे तुरंत कर दो, क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तुरंत क्या हो जाएगी? टूट। कोयला है घर पे? कोयला तो सबने देखा होगा ना। अब कोयला को अगर पीटे तो क्या बढ़ेगा?
तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कोयला में ही क्या होता है, कार्बन, भंगुर होते हैं। ये ना तो आघात वर्णित होती है और ना ही तन्य। आघात वर्णिता और तन्यता का गुण किसमें होता है, धातुओं में। अधातुएं कैसी होती हैं, मुलायम और तुरंत टूट जाएंगी पीटने पर। सामान्यतः ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, कुचालक। किसको छोड़कर, ग्रेफाइट वही है जो आपके पेंसिल में घुसी हुई है, वही क्या है, ग्रेफाइट। अधातुओं में धात्विक ध्वनि नहीं होती तथा इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न। उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते थे, उच्च। अधातुओं के घनत्व तथा तनन सामर्थ्य निम्न होते हैं, उनके क्या होते थे, उच्च। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती हैं। अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं, और धातुएं सिर्फ क्या होती थी, ठोस। किसको छोड़कर, पारे को। अच्छा, अधातुएं भी एक ही अधातु है जो द्रव होती है। ओए भाई साहब ऊपर रहो, कौन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो क्या है, द्रव। पारा एक ऐसी धातु है जो क्या है, द्रव। अब अधातुओं के कौन से गुण, रासायनिक गुण। अधातु क्या करते हैं, अधातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके अम्लीय अथवा कैसे, उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो धातुएं थी वो कैसी बनाती थी, क्षारीय। धातुएं कैसी बनाती थी, या फिर उभयधर्मी, कैसे। लेकिन ये क्या बना रहे हैं, उदासीन और अम्लीय। ये दोनों किसके गुण थे, अम्ल के। किसके थे, अम्ल के। देखो आगे, अधातुएं जल अथवा भाप से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। वहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रहे थे। अधातुएं तनु अम्लों से अपक्रिया नहीं करते, जबकि धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करती हैं। उच्च सक्रिय अधातु निम्न सक्रिय अधातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। ये बात वहां पर भी लागू थी, कहां, धातुओं में। जो ज्यादा क्रियाशील धातु थी वह कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती थी। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्लोराइड। ये वहां भी था। सभी अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तथा ऑक्सी कारक की तरह कार्य करती हैं। सभी अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, त्याग करती हैं। यहां क्या करती हैं, ग्रहण। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो स्टार लगे हैं काफी। धातुएं अधातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक। धातु अधातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक। जबकि अधातु दूसरी अधातु से क्रिया करके क्या बनाती है, सहसंयोजक यौगिक। अगर धातु अधातु हुए तो क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक। आयनिक का मतलब एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस। जैसे NaCl है तो ये क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक। क्यों, Na के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। अभी समझाया भी था। तो Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, यानी ये क्या है, आयन इनके। ये क्या है, धन आयन, और ये क्या है। तो ये कैसे यौगिक बनाएंगे, आयनिक यौगिक बनाएंगे। कैसे यौगिक बनाए। लेकिन अगर दोनों क्या हुए, अधातु, दोनों क्या हुए, अधातु, तो ये कैसे बनाएंगे, सहसंयोजक। जैसे एक क्या ले लो, Cl, क्या ले लो, तो Cl के ऊपर क्या आता है, माइनस। और एक मान लो इसकी क्रिया जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कार्बन, क्या, कार्बन। तो इनके बीच में देखो कैसा बंध बनता था, सहसंयोजक। कैसा, सहसंयोजक। कैसा बनता था, सहसंयोजक। या तो सिंगल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर हम लोग आयनिक यौगिक नहीं देखते, आयनिक यौगिक यहां नहीं बनते। तो अगर दोनों क्या हुई, अधातु, तो क्या बनाएंगे,
सहसंयोजक। अगर एक धातु हुआ एक अधातु हुआ तो क्या बनाएंगे? एक अणु में दो परमाणु या आयन जिस बल से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंध। परमाणु एक दूसरे से जुड़कर अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करते हैं तथा अधिक स्थायी बनते हैं। यही अभी समझा रहे थे कि परमाणु एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं? अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करते हैं तथा अधिक स्थायी होते हैं, जैसे H और Cl। चलो इसको हटाओ, यहां अभी देखो क्या लिखा है ऊपर, NaCl। ये जुड़ गए, तो अब इनके लास्ट वाले कक्षक में जब ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 2 8 8। यही तो होगा जब जुड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। इसमें 11 थे तो कितने बचेंगे? 10। इसमें 17 थे, एक आ गया तो कितने हो गए? 18। तो इसके लास्ट वाले कक्षक में भी 8 हो गए, इसके लास्ट वाले कक्षक में भी क्या हो गए? 8। एक इसने इसको दान कर दिया, तो परमाणु एक दूसरे से जुड़कर अक्रिय गैस, अब ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करते हैं तथा अधिक स्थायी बनते हैं। अब ये स्थायी हो गए, क्या हो गए? स्थायी। तो स्थायित्व के लिए ही ऐसा ये करते हैं। आगे देखो क्या है? धातु कर्म। क्या है? धातु कर्म क्या होता है? धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करने में प्रयुक्त भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम तथा शुद्धिकरण को धातु कर्म कहते हैं। इसमें प्रयुक्त 3 चरण होते हैं। तो क्या? धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करने में भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम जो भी होता है, धातुओं को किससे? उनके अयस्क से प्राप्त करने पर जो भी क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? धातु कर्म। कितनी क्रियाएं होंगी? 3। 2 ये हैं, एक आगे है। पहली कौन सी है? अयस्क का सांद्रण। ढंग से अब पढ़ना, इसमें रटने की है सब बातें। तो इसमें अयस्क से अशुद्धि तथा अधात्री को अलग किया जाता है। तो सांद्रण में क्या किया जाता है? अयस्क से अशुद्धि तथा अधात्री को अलग किया जाता है। सांद्रण के लिए प्रयुक्त प्रक्रम अयस्कों की प्रकृति तथा अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे भारी धातुओं के लिए ऑक्साइड अयस्क के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि किसके लिए प्रयोग होती है? भारी धातुओं के ऑक्साइड अयस्क के लिए। जो ऑक्साइड अयस्क होंगे जिसमें ऑक्सीजन की अशुद्धियां होंगी, तो उनके लिए काहे का प्रयोग किया जाएगा? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्क के लिए फिन प्लवन विधि या चुंबकीय अयस्क के लिए विद्युत चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें सल्फाइड अयस्क होगा, क्या होगा? जैसे ये लिखा है ना Cu2S, तो ये कौन सा अयस्क है? सल्फाइड। कांपर का सल्फाइड वाला है। कांपर का क्या है? तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? किस विधि का? फिन प्लवन। क्या? अगर यह चुंबकीय अयस्क होगा तो फिर किसका प्रयोग किया जाएगा? विद्युत चुंबकीय। और अगर ये कौन सा हुआ? ऑक्साइड वाला। कौन सा? जिसमें O जुड़ा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? गुरुत्व पृथक्करण विधि। अगला देखो, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब जो अयस्क है उसका हमने क्या कर दिया? सांद्रण। क्या कर दिया? अब इसका निष्कर्षण करेंगे, तो विधि निष्कर्षित होने वाली धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब वो धातु कैसी है। पहला नंबर, अति सक्रिय धातुओं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे को उनके क्लोराइड अथवा ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो जो ऊपर रखी हैं उनको किस तरह निष्कर्षित किया जाएगा? विद्युत अपघटन के द्वारा। दूसरा, मध्यम सक्रिय धातुएं जो बहुत ज्यादा नहीं है ना बहुत कम है, जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में रखी हुई हैं, ऊपर की 4 धातुओं को छोड़कर, उनके ऑक्साइड को किसके द्वारा? कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम या कैल्शियम के साथ अपचयन के द्वारा
निष्कर्षित की जाती हैं। कम सक्रिय धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में कहां है, सबसे नीचे, उनके ऑक्साइड को केवल गर्म करके अपचयन करके निष्कर्षित, इनको सिर्फ क्या कर दो, गर्म, तो इनसे अशुद्धियां क्या हो जाएंगी, दूर। अगर बीच वाली हैं तो इनके साथ कुछ मिलाना पड़ेगा, क्या, एल्यूमिनियम सोडियम, और अगर सबसे ज्यादा क्रियाशील हैं तो इनके क्लोराइड अथवा ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तीसरे देखो, अशुद्ध धातु का शोधन, अशुद्ध धातु का क्या करते हैं, शोधन। तो तीन विधियां थी, अशुद्ध धातु का शोधन। तो धातु कर्म की कितनी विधियां हैं, तीन। तो ये तीसरा है, अशुद्ध धातु का क्या किया जाता है, अब शोधन। क्या, ऊपर की विधियों से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं, इसे कच्ची धातु कहते हैं। तो अभी जो धातु प्राप्त हुई वो कैसी है, कच्ची। जो दो विधियों से हमने, पहले हमने क्या किया, सांद्रण, क्या किया, फिर सांद्रित अयस्क से हमने क्या, अशुद्धियां क्या की, दूर। फिर भी अभी इसमें क्या है, अशुद्धियां। तो जो अशुद्ध धातु है उसका क्या करेंगे, शोधन। तो ये जो अभी धातु है हमारे पास, इसे क्या बोलेंगे, कच्ची धातु। शोधन के लिए प्रयुक्त विधि धातु की प्रकृति और अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अशुद्ध धातु के शोधन के लिए प्रयुक्त विधि वैद्युत अपघटनीय विधि है। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वैद्युत अपघटनीय विधि का। संक्षारण, ये पहले चैप्टर में पढ़ा है, क्या, वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की धातुओं पर क्रिया से धातुओं का धीरे धीरे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट आदि में परिवर्तन से धातु का क्षरण संक्षारण कहता है, यानी धातुएं क्या होने लगती हैं, खराब। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, हमने पढ़ा धातु, अधातु और उपधातु। धातु पढ़ा, अधातु पढ़ा और उपधातु पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे, मिश्र धातु। धातुओं अधातुओं को मिलाकर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं। वैसे धातुएं ही ज्यादा प्रयोग होती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एक अधातु, यानी या तो धातुएं हो या क्या हो, अधातुएं। दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को मिलाने से प्राप्त जो धातु होती है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ये कैसा मिश्रण है ये भी याद रखना, हमेशा क्या होगा, ये समांगी मिश्रण। क्या होगा, को मिश्र धातु कहते हैं। यदि एक धातु पारा है तो इस मिश्र धातु को क्या बोलेंगे, अमलगम। मतलब जैसे दो धातुएं हम प्रयोग कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उन चारों में से भी एक क्या है, पारा, तो इसे मिश्र धातु ना बोल के हम क्या बोलेंगे, अमलगम। यानी जो हम धातुएं प्रयोग कर रहे हैं एक दूसरे को मिलाने के लिए, उनमें से एक क्या हुई, पारा, तो वो फिर मिश्र धातु ना बोल के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अमलगम। कांपर की मिश्र धातुएं, ये पूछा जाता है काफी। कांपर की, तो ये बताया था, एक क्या है, पीतल। इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, पिताजी, पीतल, पिताजी। पी से क्या हो गया, पीतल। ता से क्या हो गया, तांबा। जी से क्या हो गया, जिंक। तांबा और जिंक। तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांपर। और जिंक को क्या बोलते हैं, जिंक इंग्लिश में वो है, जस्ता को जिंक बोलते हैं। तो कांपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है, पीतल। कांपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है, पीतल। ये होता है 70%, यानी 70, और ये कितना होता है, 30। तो पीतल किसको किसको मिलाकर बना, कांपर और जिंक। इसी तरह होता है जर्मन सिल्वर, ये नकली सिल्वर है। कैसा है, तो नकली चीज किसी नियम से, जैसे फोटोकॉपी बनाई जाती है वैसे ये भी बनाया गया हो। तो कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर है ये, क्या है, कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर। तो कॉपी का मतलब कॉपर, नकली का मतलब निकेल। कॉपी किया हुआ नकली सिल्वर, इसलिए ये क्या होगा, सस्ता। अरे कॉपी किया है तो क्या होगा, सस्ता। सस्ता, जस्ता, सस्ता, और जस्ता मतलब जिंक।
तो देखो कॉपी से क्या याद हो गया, कॉपर। नकली से क्या याद हो गया, निकेल। सस्ता से क्या याद हो गया, जस्ता। ये देखो यही लिखे हैं, कॉपर, जिंक, निकेल। कॉपर कितना 50%, जिंक कितना, ये दशमलव नहीं है भाई, 35% है। कितना है 35%। और निकेल कितना होता है 15%। इसको मिलाकर क्या बनता है, जर्मन सिल्वर। एक दो और मैं बता देता हूं, एक होता है रोल्ड गोल्ड। क्या होता है, ये नकली क्या है, सोना। तो कॉपी करने का अलग नियम, कॉपी करने का, कॉपी से क्या हो गया, कॉपर। नियम से क्या हो गया, एल्यूमिनियम। नियम एल्यूमिनियम, नियम एल्यूमिनियम। कॉपी करने का अलग नियम, तो कॉपी से कॉपर, नियम से एल्यूमिनियम। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाकर क्या बनाते हैं, रोल्ड गोल्ड। क्या बनाते हैं, एक होती है मुद्रा धातु, कौन सी, इसके पहले पढ़ लो, कांसा। क्या, कांसा। तो कांसा इसको बताया था, ऐसे याद कर लीजिए, ताटी। क्या, कांसा होता है गांव पे छप्पर छाने के लिए, उसी में प्रयोग किया जाता है ताटी। ता से तांबा, ता से तांबा, और टी से टिन। तो तांबा और टिन, तांबा और इसको मिलाकर क्या बनाते हैं, कांसा। मुद्रा धातु, जिससे पहले सिक्का बनाए जाते थे, मुद्रा धातु या बेल धातु, मुद्रा धातु या फिर बेल धातु। तो यही याद करो कि मुद्रा को पढ़ लो मुर्दा, मुद्रा को क्या पढ़ लो, तो आदमी मुर्दा कब होगा, जब वो ताटी में फांसी लगा लेगा। ताटी में क्या लगा लिया उसने, ता का मतलब ताटी, ता का मतलब तांबा, तांबा मतलब कॉपर, टी का मतलब टिन, और फांसी का मतलब फास्फोरस, फांसी से मतलब। तो कॉपर, टिन और फास्फोरस, इनको मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक और, क्या, नाइक्रोम। क्या, जो स्प्रिंग होती है हीटर की, वो काहे की बनी है, नाइक्रोम। प्रेस में भी एक स्प्रिंग होती है, वो भी काहे की बनी होती है, नाइक्रोम। तो इसमें सब कुछ लिखा है। ना से हो गया निकेल, इसी में लिखा है सब कुछ। ना से क्या हो गया, इसे कुछ नहीं होता। क्रो से हो गया क्रोमियम, सीआर का मतलब क्रोमियम। एम से हो, मा से हो गया मैग्नीज। और जहां ये तीनों होते हैं वहां लोहा जरूर होता है, वहां क्या होता है, लोहा। तो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा को मिलाकर क्या बनता है, बताओ, नाइक्रोम। अब आप लोग एक का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है हम लोगों के दैनिक जीवन में, स्टेनलेस स्टील। देखा होगा जब चाकू आप 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए जो खरीद के लाएंगे, तो उसमें चाकू जहां धार होती है उसमें लिखा रहेगा स्टेनलेस स्टील। वो इसलिए उसका बनाया जाता है कि उसमें जंग ना लगे। लोहे का होगा तो क्या लग जाएगी, जंग, लेकिन स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती। ये स्टेनलेस स्टील किस किस चीज से बनाया गया है ये बताना है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब क्या आ गया, खनिज तथा अयस्क में अंतर और कॉपर के दो प्रमुख अयस्क। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, तो खनिज पहले देखो क्या होते हैं। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं प्राथमिक अवस्था अथवा उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। पृथ्वी के अंदर धातुएं या तो शुद्ध पाई जाएंगी या किसी के साथ मिली हुई पाई जाएंगी, या तो मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में। पृथ्वी के अंदर दो प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, या तो मुक्त अवस्था में या मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, मुक्त अवस्था में चांदी पाई जाती है। बाकी एल्यूमिनियम, कॉपर ये कैसे होते हैं, संयुक्त अवस्था में। फिर इनका भी यही शोधन किया जाता है, वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, खनिज। इन्हें क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी के अंदर धातुएं
या तो मुक्त अवस्था में होंगी या संयुक्त अवस्था में, इन्हें क्या बोलेंगे? खनिज। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे किसी धातु को आसानी से तथा कम व्यय में प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो जो खनिज हैं हमने निकाल लिए, अब इनसे अयस्क, अयस्क समझ रहे हैं? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। तो खनिज जिनसे किसी धातु को आसानी से निकाला जा सके उसे क्या बोलते हैं? अयस्क। तो खनिज से जब अयस्क निकाला जाता है कम खर्च में तो उसे क्या बोलते हैं? अयस्क। कॉपर के दो मुख्य अयस्क कौन कौन से? एक हो गया कॉपर पायराइट, दूसरा रूबी कॉपर। तो इसका है CuFeS2, CuFeS2, ये क्या है? कॉपर पायराइट। एक और होता है Cu2S, इसे बोलते हैं कॉपर ग्लांस। क्या बोलते हैं? ये क्या है? Cu2O, Cu2O। ठीक है, तो 3 कॉपर के हमने लिख दिए, इसमें 2 लिखे हैं, कॉपर पायराइट, रूबी कॉपर और Cu2S। Cu2S का मतलब कॉपर ग्लांस। अगली साइड देखो। अब ये सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा पूरा रट भी लेगा तो ये क्वेश्चन वो छोड़ के आएगा, ये न लिखवाए जाते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन बैंक से आपने पढ़ा या किताब को अच्छे से पढ़ा तो हो सकता है आप इन प्रश्नों को कर लें। देखो ध्यान से सुनो, ये प्रश्न कब आया है? अभी लेटेस्ट है, पिछले साल 2000, और कब आया है? 2017। क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोया जाता है? अथवा रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? तो इनका बस ये एक ही रीजन है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में सिल्वर कहां है? नीचे। कॉपर कहां है? ऊपर। तो ये उसकी जगह से उसको क्या कर देगा? विस्थापित। बस इतना ही आंसर है, बस इसको लिखने का तरीका देखो। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, पता है आपको, कॉपर सिल्वर से क्या है? अतः जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है? देखो ये क्या है? कॉपर। क्या है? ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? अब कॉपर को इसमें डाला हमने तो ये Ag को यहां से क्या कर देगा? भगा देगा। क्यों? Ag क्या है? नीचे है, कॉपर कहां है? ऊपर है। तो ये Ag भग गया। अब समस्या हो गई, यहां 2 Ag थे और कॉपर कितने हैं? 1, तो यहां होल ट्वाइज लगाना पड़ा। इसको ऐसे लिखेंगे CuNO3 का होल ट्वाइज, ये ऐसे लिखा है। ठीक है, तो NO3 कितने हैं? 2। यहां भी देखो NO3 कितने हैं? 2। Ag कितने हैं? 2। तो ये देखो 2 Ag बाहर हो गए, लेकिन कॉपर यहां कितने हैं? 1। इधर भी कितने थे? 1। तो ये क्या बन गया? कॉपर नाइट्रेट। क्या बन गया? अरे भाई यही तो बन गया। और कॉपर नाइट्रेट का विलयन कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? तो ये नीला हो गया। तो बस लिखेंगे कैसे? क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील है किससे? सिल्वर से, इसलिए यह इसको उसकी जगह से क्या कर देगा? विस्थापित। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम धातु द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता पता करते हैं, उदाहरण से समझाइए। ये दूसरा प्रश्न है यहां। ठीक है, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम धातु द्वारा, मतलब कौन सी धातुएं अम्ल को विस्थापित करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी, ये उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो देखो यहां वही बस लिख देंगे कि जो धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, जो हाइड्रोजन से कहां हैं? ऊपर, वो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? विस्थापित। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित। तो वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं वे हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होती हैं, अतः वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती नहीं, कर देती हैं। इसके बजाय जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखी वे हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं, अतः वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर रखी, अतः दोनों धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को
विस्थापित कर देंगे। हाइड्रोजन के ऊपर तो बहुत है, हम तो कहते हैं नीचे वाली बस याद कर लो। कौन कौन सी हाइड्रोजन के नीचे कौन सी है? कॉपर है पहला, पहला क्या है, फिर दूसरा कौन सा है, Hg, मरकरी, तीसरा कौन सा है, Ag, और चौथा कौन है, Au। तो ये कहाँ है, कॉपर से नीचे, तो ये कभी भी उसको विस्थापित, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। लेकिन जो ऊपर रखे हुए हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। क्या यह संभव है? अगर आपने रासायनिक श्रेणी पढ़ी है तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखो, पढ़ो इनको। हेलो, देखो, निम्नलिखित रासायनिक क्रियाएं संभव हैं अथवा नहीं, कारण सहित बताइए। पहले इधर रासायनिक अपक्रिया, ये क्या है, Hg। ये हाइड्रोजन से नीचे है कि ऊपर? हाइड्रोजन से क्या है, ये कह रहा है Hg ने H2 को हटा दिया, H को हटा दिया, क्या हटा पाएगा? ये तो नीचे रखा है तो कम क्रियाशील है, तो ये कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित, मतलब ये अपक्रिया संभव। अब इसका रीजन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मरकरी, Hg का मतलब क्या होता है, पारा या मरकरी। मरकरी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में यह हाइड्रोजन से नीचे रखा है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित, इसलिए यह क्रिया संभव। यही देखो नीचे लिखा होगा भी। दूसरा क्या है, CuAg। CuAg से ऊपर है कि नीचे? Cu कहां है, ऊपर है, तो Cu क्या Ag को हटा देगा? बिल्कुल हटा देगा, तो ये क्रिया संभव। ये अभी हमने पीछे यही क्रिया पढ़ी भी थी, पढ़ी थी ना। ये कौन सा कलर हो जाता था, नीला, वही था ना, सेम। ए नंबर देखो, अब क्रिया Hg प्लस H2SO4 संभव नहीं है, क्योंकि Hg को विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से, अतः यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। दूसरा, अब क्रिया Cu प्लस 2AgNO3, CuNO3 का होल ट्वाइस 2Ag संभव है, क्योंकि Cu को विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag से ऊपर रखा गया। दूसरा प्रश्न था इसमें, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है लेकिन सिल्वर नहीं करती, कारण बताइए। उपरोक्त अपक्रिया को रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित कीजिए। अच्छा, यानी ये कहना चाह रहा, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, Zn इसको क्या कर देगा, हटा देगा। क्यों, Zn ज्यादा क्रियाशील है, तो यह इसको इसकी जगह से क्या कर देगा, विस्थापित। लेकिन सिल्वर ऐसा क्यों, सिल्वर हाइड्रोजन से कहां है, नीचे। अब इसको लिखना ही लोगे क्या अपने मन से, भाई क्या लिखोगे, Zn सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों कर देता है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखा है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, अतः यह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, जबकि चांदी हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में नीचे रखी गई है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित। सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर में और पहले वाले चैप्टर में क्या था, सक्रियता श्रेणी। ये हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, अब इनको फॉर्मेट में लिख दिया पूरा। क्या, आघात वर्णनीयता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, आघात वर्णनीयता कहते हैं। आघात वर्णनीयता धातु का एक आवश्यक गुण है। क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, बहुत होता है। मिठाइयां सबने खाई हैं, मिठाइयों के ऊपर देखा होगा चांदी के जैसे कुछ लगा होता है, जब आप बाजार से खरीद के लाएंगे मिठाइयां तो उन पे चांदी जैसे कुछ लगा होता है, क्या होता है वो बच्चों, रियल में चांदी ही है। अब मन में आता होगा सर उस चांदी इतनी महंगी होती है
और हम लोग चांदी खाते हैं तो क्या नुकसान नहीं करती? नहीं, इतनी चांदी हमें नुकसान नहीं करती, वो इतनी पतली होती है। अच्छा, कभी मंदिर गए हो तो मंदिर में भी इसका प्रयोग किया जाता है मूर्तियों को ढकने के लिए। बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें मूर्तियों को ढकने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ भी एक मंदिर है रेवाड़ी पे, बजरंग बली का। सुबह उनका ये सब पहले सिल्वर वाला हटा दिया जाता है, फिर से दोबारा लगाया जाता है। ये इतनी पतली होती है, वो जो उस पर चढ़ी हुई है ना, उसको आप दोबारा निकाल नहीं सकते। ये सोचे हम पूरा हटा के और दोबारा इसको लगा ले तो नहीं हटेगा। एक बार जहां लग गया वो वहीं लगा रहेगा। तो इससे जो है दिक्कत ये नहीं होती, जैसे लगा दिया तो इससे जो कीटाणु विटाणु आ जाते हैं ना, बैक्टीरिया, उसमें वो नहीं आते, इसलिए वो लगाई जाती है वहां पे। वो इतनी बहुत पतली होती है, इसको अगर एक दूसरे के ऊपर भी रख देंगे ना तो ये उनको एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो ये जहां पर होते हैं ना, इनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? कागज। फिर दूसरी परत रखेंगे, फिर क्या लगा देंगे? कागज। ऐसे करके देते हैं, नहीं तो ये फिर अगर एक साथ दे दिए तो ये खुद अपने आप चिपक जाएंगे। तो इसलिए आघातवर्धनीयता का गुण जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर जो ये सब हम चीजें यूज करते हैं ये यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखो कौन सा है? तन्यता। तो धातुओं को पीटकर किसमें? तारों के रूप में अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं? तन्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं तन्यता कहलाता है, या धातुओं का दूसरा मुख्य गुण है। पहला क्या है? आघातवर्धनीयता, और दूसरा क्या है? तन्यता। धातुओं की तन्यता भिन्न भिन्न होती है भाई, सब धातुओं की तन्यता क्या होगी? भिन्न भिन्न। सबसे ज्यादा जिसको खींचा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वो सोना है। देखा होगा सोने की हर चीज एकदम छोटी छोटी बना देते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें है? सोने में। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। कौन सी? सोना। कॉपर तथा एल्यूमिनियम भी बहुत अधिक तन्य धातुएं हैं। लोहा, मैग्नीशियम तथा टंगिस्टन भी काफी तन्य धातुएं। कोई बता सकता है ये टंगिस्टन क्या है? अभी हमने चर्चा की थी विद्युत बल्ब की, वो 10 रुपए वाला, उसमें जो जला करता है जो अंदर के साइड, उसको बोलते हैं फिलामेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट वो इसी धातु का बना होता है। किसका? टंगिस्टन का। मैग्नीज के तार को विज्ञान के प्रयोगों में प्रयुक्त किया जाता है। टंगिस्टन के तार का उपयोग, ये देखो यहां लिखा है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब क्या है? निस्तापन और भर्जन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की। निस्तापन क्या होता है पहले ये पढ़ो। किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, यानी गलना नहीं चाहिए। गलना मतलब समझ गए? इतना टेम्परेचर दो कि वो गले नहीं। अब इतना ज्यादा किसी चीज को गरमा दिया कि वो गलने लगी, तो गलनांक के क्या? नीचे। तो किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थित में, यानी यहां वायु ना हो तब भी काम चलेगा, अगर हो भी तो बहुत थोड़ी सी हो, वायु की अनुपस्थित में अथवा नियंत्रित मात्रा में तीव्र गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? निस्तापन। तो निस्तापन क्या है? किसी अयस्क को किसी उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थित में या नियंत्रित मात्रा में गर्म करने को क्या बोलते हैं? निस्तापन। ये देखो उदाहरण भी लिखा है एल्यूमिनियम का। अब देखो भर्जन। किसी अयस्क को तीव्र वायु की उपस्थित में, यहां वायु की क्या थी? अनुपस्थित या बिल्कुल थोड़ी सी थी, यहां वायु क्या है? बहुत ज्यादा। बस इतना ही फर्क है इसमें, यहां वायु की अनुपस्थित है, यहां वायु की बहुत उपस्थित है। तीव्रता से गर्म करके उसके धात्विक ऑक्साइड में बिना गलाए बदलने की प्रक्रिया। गलाया तो यहां भी नहीं जाता, गलाया यहां भी गर्म किया जाता है, यहां भी। बस फर्क किसका है? यहां वायु नहीं है भी तो बहुत थोड़ी है, और यहां वायु क्या है? बहुत ज्यादा। इसको क्या बोलते हैं? भर्जन। अब देखो यहां सबसे बड़ा फर्क क्या है? यहां क्या है? जल।
इसको अलग किया Al2O3, क्या बन गया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ये क्या है? अयस्क। Cu2S ये किसका है? कॉपर। तो ये सल्फाइड के लिए प्रयोग होती है, किसके? और ये किसके लिए? ऑक्साइड। ये ऑक्साइड के लिए। ये निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है? अभी समझाया तुम लोगों, क्या अंतर है? यहां वायु की अनुपस्थित है, नीचे वाले में वायु की उपस्थित। निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अथवा वायु की नियंत्रित मात्रा में गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को वायु की प्रचुर मात्रा में तीव्र गर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहां एक जगह वायु की क्या है? अनुपस्थित, यानी निस्तापन में वायु नहीं होती है, या होती भी है तो बिल्कुल कम, और जबकि भर्जन में वायु बहुत क्या होती है? ज्यादा। अच्छा, इसका प्रयोग कहां किया जाता है? किस भट्ठी में ये होता है? परावर्तनी भट्ठी में। कौन सी? आगे सुनो। कॉपर के 2 सल्फाइड अयस्क के नाम तथा सूत्र लिखिए। विषैमरीकरण के दौरान होने वाले रासायनिक समीकरण लिखिए। ये देखो, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 5 स्लाइडों पे होगा, सबसे बड़ा। ठीक, तो ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन पढ़ाने, यहां देखो, प्रयुक्त भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए। तो भट्ठी कौन सी प्रयोग होती है उसका चित्र भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो ये क्वेश्चन है पूरे, क्या है? इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर सबका सेम है। देखो इधर, तो अभी जो आप लोगों ने वो पढ़ा था क्या, सांद्रण भर्जन, वो इसी में है, सांद्रण और भर्जन। देखो, पहले तो कॉपर के 2 सल्फाइड अयस्क, तो कौन कौन से? कॉपर ग्लांस और कॉपर CuFeS2, ये क्या है? कॉपर पायराइट, क्या है? और Cu2S, ये क्या है? कॉपर ग्लांस। ये भी देखो, यहां क्या है? सल्फर। यहां भी क्या है? तो ये दोनों कौन से अयस्क हो गए? सल्फाइड अयस्क। कौन से? सल्फाइड। अगर ओ जुड़ा होता तो ऑक्साइड अयस्क होते। क्या होते? कॉपर पायराइट से कॉपर निष्कर्षण। किससे निष्कर्षण? कॉपर पायराइट से। तो कॉपर पायराइट का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट, कॉपर का मुख्य अयस्क है। यह कॉपर तथा लोहे का मिश्रित सल्फाइड है। सामान्यतः भर्जन करने पर यह लोहे का सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है। तो भर्जन से हम किसका सांद्रण करते हैं? किसको शुद्ध करते हैं? सल्फाइड अयस्कों को। किसको? ऑक्साइड वालों को किससे करते हैं? निस्तापन से। लेकिन कॉपर पायराइड जो कॉपर तथा लोहे का मिश्रण अयस्क है, तब यह ऑक्साइड में परिवर्तित न होता है जब तक पूरा लाल ऑक्सीकरण के दौरान अलग नहीं हो जाता, क्योंकि कॉपर का सल्फर से आकर्षण लोहे की अपेक्षा अधिक है तथा ऑक्सीजन से कम है। क्या है? कम। भर्जन क्रिया के दौरान कुछ कॉपर ऑक्साइड बनता है, लेकिन बाद में यह सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण निम्नलिखित पदों में किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा? सांद्रण। अब यहां से इसकी विधि चालू हुई। ये तो हम बता रहे थे कि कैसे होगा। सबसे पहले सांद्रण। अयस्क को महीन पाउडर में पीसकर इसमें जल तथा तेल मिलाकर फिन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं। कौन सी विधि द्वारा? तो याद रखना, अयस्क, कॉपर के अयस्क का सांद्रण किस विधि से होगा? फिन प्लवन। फिर क्या करेंगे? भर्जन। भर्जन अभी आप पढ़ चुके हैं। भर्जन में वायु की क्या होगी? अधिकता। वायु की क्या होगी? तो ये देखो लिखा, सांद्रित अयस्क को वायु की उच्च मात्रा में उच्च गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया किस भट्ठी में होती है? परावर्तनी भट्ठी का चित्र याद है में की जाती है। इस भट्ठी में अयस्क सीधे गर्म नहीं होता, गैस की लौ को अयस्क पर केंद्रित किया जाता है। भट्ठी में वायु के लिए छिद्र होते हैं। यहां पर कॉपर पायराइट आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा सल्फर की काफी मात्रा SO2 के रूप में
निकल जाती है। भर्जन के बाद आयरन ऑक्साइड तथा सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी अभी क्या पूरी तरह से शुद्ध हो गया क्या? नहीं, अभी क्या है, अभी आयरन ऑक्साइड है और क्या है, सल्फाइड। अब इसको भी आगे क्या करना पड़ेगा, और शुद्ध। अब ये देखो चित्र, क्या हुआ भाई, अब इसके बाद क्या होगा, प्रगलन। क्या होगा, तो ये देखो प्रगलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वात्या भट्ठी का। प्रगलन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वात्या भट्ठी का। तो प्रगलन, भर्जित अयस्क में कोक तथा बालू मिलाकर वात्या भट्ठी में प्रगलन की क्रिया की जाती है, जो चारों ओर से जल से घिरी रहती है। चारों ओर से किससे घिरी है, जल से। तो ये इसके समीकरण दिए हैं, इनको लिख लेना है। भर्जित अयस्क कोक सिल्का यहां पर भरा हुआ है, ये क्या है, जल जैकेट, वायु क्विवर, चार्जिंग ट्यूब, ये जो है ये क्या है, चार्जिंग ट्यूब। निर्मुक्त गैस, इधर से गैसें निकलती हैं। अग्निसह ईंटें, ये जो लगाई गई हैं ये क्या है, अग्निसह ईंटें। गलित मैट, बड़ा खतरनाक तरीके का है। धातुमल, वात्या भट्ठी से धातुमल को एक अलग दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी धातु में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धातुमल। क्या बोलते हैं, धातु। ये एक तरफ से अलग जो है निकल जाती हैं। ये देखो जैसे ये जो है अच्छी चीजें ऊपर आ गई, जो खराब हैं अशुद्धियां वो कैसे हो गई, नीचे। तो इनको बाहर क्या कर दिया गया, निकाल दिया जाता है। तथा क्यूप्रस सल्फाइड, जिसमें कुछ फेरस सल्फाइड भी होता है, को भट्ठी के निचले भाग से निकाल दिया जाता है। इसे मिट कहते हैं। तो ये देखो गलित मिट, ये अशुद्धियां हैं, ये क्या है, अशुद्धियां। ये क्या है, गलित मिट, ये बाहर निकल जाता है अपने आप। तो ये प्रक्रिया किस में होती है, प्रगलन वाली, वात्या भट्ठी में। प्रगलन किस में होगा, वात्या भट्ठी में। भर्जन किस में होगा, याद ढंग से रखना, जो भर्जन होगा वो परावर्तनी भट्ठी, और जो प्रगलन होगा वो किस में होगा, वात्या भट्ठी में। उसका चित्र लगाना भूल गए क्या, चलो ठीक है, उसमें चित्र अपना देख लेना, ठीक है, वो बनवा दिया था मैंने वैसे पहले, वो चित्र देख लेना, यहां तो लगाया नहीं जा सकता। अब लास्ट में क्या होगा, बेसेमरीकरण। तो बेसेमर परिवर्तक में गलित मिट में कुछ बालू मिलाकर पुनः गर्म करते हैं। बेसेमर परिवर्तक नाशपाती के आकार का स्टील का बना होता है तथा इसकी भीतरी सतह पर चूना तथा मैग्नीशिया का अस्तर लगा होता है। आधार से थोड़ा ऊपर एक टेप होता है, जिससे परिवर्तक के अंदर गलित अयस्क में गर्म वायु की धारा भेजी जाती है। परिवर्तक को आवश्यकता अनुसार उल्टा करके क्रिया के अंत में पदार्थ को बाहर निकालकर इसे खाली कर देते हैं। जब मैट को गर्म किया जाता है तो मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो बालू SiO2 से मिलकर धातुमल FeSiO3 बनाता है। इसे धातुमल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो FeO ये क्या है, फेरस ऑक्साइड। SiO2 इसमें क्या मिलाई गई, बालू। SiO2 मतलब बालू, इसमें बालू मिलाई गई तो ये मिल गया क्या, FeSiO3, इसे क्या बोलेंगे, धातुमल। और क्या बचा, 2FeS, तो फेरस सल्फेट बन गया। तो ये याद रखना, ये क्या है, बेसेमरक परिवर्तक। इधर से ज्वाला निकलती है, क्या निकलती है, मैग्नीशियम लाइनिम। ये जो यहां पर इनकी दीवारें हैं ये किसकी बनी होती हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की। अब क्या बचा, ये सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। अब इसके बाद इसके क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।